हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में उसके आंसर। तो आइए चलते हैं अपने जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आपका एग्जाम, जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इसका पेपर यूनिक कोड है 2322201202। ये पॉलिटिकल साइंस का डीएससी पेपर है, सेकंड सेमेस्टर, 3 घंटे का ये एग्जाम होगा और ये आपका जो है 90 नंबर का ये पेपर होगा, जो कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 5 क्वेश्चन जो है 15 इंटू 5 90 यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस पेपर में जो है यानी कि भारत की जो विदेश नीति है, इस पेपर में शुरुआत में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं। तो इंस्ट्रक्शन में 4 महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना है। कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 में से। तीसरा ये है कि इसमें सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है। और चौथा ये कि जो आपको जो पेपर लिखना है, आप ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया। तो आंसर में बी रिटर्न आइदर द इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। ओके, यानी कि आपको एक ही भाषा में पेपर लिखना है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस डिटरमाइंस शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द एवोल्यूशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम। हिंदी में इस क्वेश्चन को इस तरह देखा जा सकता है कि समकालीन भारत की जो विदेश नीति का जो निर्धारण करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं। और ये पूछा जा सकता है कि समकालीन समय में भारत की जो विदेश नीति का विकास किस प्रकार से हुआ। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर भारत के जो विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं उनको आपको बताना है और उनका विकास कैसे हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आया है वो है डिस्कस इंडियाज रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम नेम बोलते हैं, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है नेम का क्वेश्चन। नेम हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन पोस्ट कोल्ड वॉर। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम में जो है नेम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें भारत की भूमिका क्या रही है उसके बारे में बताना है। और शीत युद्ध के बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो गई है। ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट है, क्योंकि एक बता रहा है कि किस प्रकार से उसकी जो है भूमिका रही है भारत की, और दूसरा यह है कि नेम आज के टाइम में जो है खत्म है, यानी कि ठीक है, आज जो हम टाइम में है, शीत युद्ध के बाद का टाइम है जो, उसमें आज भी इसकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, उसके बारे में बताना है। तो शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की भारत की जो भूमिका थी उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि शीत युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो किस प्रकार समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप यहां देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो है बॉर्डर इशू कंटिन्यू एज अ मेजर इशू द इंडिया चाइना रिलेशन एक्सप्लेन इट। यानी कि भारत चीन संबंध में सीमा विवाद एक मुख्य विवाद है कि विश्लेषण करनी है आपको। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कंटेम्प्रेरी एनालिसिस द इंडिया चाइना रिलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्रीजिंग जो है कन्फ्रंट्रेशंस इन रिसेंट ईयर, यानी कि हाल ही के वर्षों में बढ़ते टकराव के संदर्भ में भारत चीन संबंध की आलोचनात्मक परिशोधन कीजिए। देखो, भारत चीन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सीमा विवाद को लेकर है। तो बात वही होगी, शुरुआत में एक आपको पर्टिकुलर चीज दे दी यानी कि सीमा विवाद, ठीक है, यानी कि बॉर्डर इशू, और दूसरे में मुद्दे बता दिए। देखो, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सीमा का विवाद हो, चाहे वो आपका या फिर वो जल विवाद हो, किसी प्रकार का विवाद हो, ठीक है, या वीटो का विवाद हो यूएन के अंदर, उसके बारे में इसमें बताना है। उसके बाद है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, एक्सप्लेन इट द सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार की जो बढ़ती संभावनाओं का वर्णन कीजिए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको जैसे कि आपने पढ़ा होगा इस पेपर में, तो भारत यूरोप
यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन जिसको हम ईयू बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन जो है भारत के साथ व्यापार कर रहा है, भारत यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार कर रहा है। कौन कौन सी चीजों का आज इनका कितना ट्रिलियन का जो है व्यापार हो गया है, क्योंकि यूरोप के काफी सारे देश हैं जो कि यूरोपीय यूनियन मिलकर बना है, उससे क्या व्यापार रहा है इसके बारे में बताना है। इसके बाद है यूएस से एक क्वेश्चन 100% आएगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवैल्यूएट इंडो यूएस रिलेशन इन द पास्ट कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को बताना है। और ये क्वेश्चन देखो थोड़ा और घुमा दिया, डिस्कस पोस्ट 9/11 चेंज इन इंडो यूएस रिलेशन स्ट्रेटेजी रिलेशनशिप। ठीक है, भारत अमेरिका की जो सामरिक सहयोग है उस 9/11 के बाद किस तरह, देखो 9/11 का मतलब है 9/11 यानी कि 9 यानी कि 9वां महीना और 11 मतलब 11 सितंबर। ठीक है, तो 11 सितंबर की जो बात है, 11 सितंबर तो जाहिर सी बात है जो पोस्ट कोल्ड वॉर है वो 1991 के बाद का जो एरा है और 9/11 के बाद का जो है, दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा है। तो इनकी भारत और अमेरिका के जो संबंधों के बारे में इसमें पूछा है, वो पूछा है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद। और क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यानी कि 1991 के बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंधों में मधुरता आती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ होती है, जैसे 1998 का जो पोखरण होता है, फिर उसके बाद जो है 2004 के बाद से फिर मधुरता आनी स्टार्ट हो जाती है। और अभी भी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंडो रशिया। तो इंडो रशिया रिलेशन हैव अंडरगोन अ मेजर चेंज टू अ चेंजिंग टाइम, यानी कि भारत रूस संबंधों में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत यूएसएसआर जो संबंध था, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सोवियत संघ के साथ, जो कि हमारा 1950 से कंटिन्यू रिलेशन रहा। ठीक है, जो कि 1991 में जो यूएसएसआर वो खत्म हो गया था, उसका विखंडन हो गया था और उसका उत्तराधिकारी रशिया निकल के आया था। तो जाहिर सी बात है 1991 के बाद से लेके अभी तक भारत के जो रूस के साथ संबंध है, शुरुआत से भारत और रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, मधुर रहे हैं। और उन संबंधों को बताना है आपको कि उनमें कुछ उतार आया, कुछ चढ़ाव आया है। ठीक है, बहुत सारी चीज, जैसे कि अगर हम हथियारों की बात करें या फिर हम इक्विपमेंट की बात करें, रशिया से हम बहुत बाय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिटिकली एग्जामिनिंग द रोल ऑफ इंडिया इन अ G20। जैसे कि हाल फिलहाल में ही G20 का जो है भारत ने मेजबानी की है, क्योंकि ये बहुत अभी नया मुद्दा भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि G20 में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, भारत की क्या भूमिका है, या भारत ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, भारत ने। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जो इसमें आपको G20 के बारे में भारत का मुख्य रोल, क्योंकि G20 और G20 अब जो है G21 हो गया है, क्योंकि उसमें एक नया सदस्य जुड़ गया है जो है AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद ये क्वेश्चन एक देखो, एक तो G20 के बारे में आ गया, या ये क्वेश्चन आ सकता है सार्क के बारे में भी। सार्क है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, डू यू थिंक सार्क हैज फेल्ड टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड लास्टिंग पीस इन अ साउथ एशिया, यानी कि क्या आप सोचते हैं कि सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग एवं चिर शांति को बढ़ावा देने में सफल रहा है? तो देखो, किसी भी संगठन, जो भी पूरी दुनिया के अंदर जो भी संगठन है, वो सफल या असफल होते ही हैं, चाहे तो वो सफल होंगे या असफल होंगे। सार्क अभी के टाइम में, अगर हम अभी के टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम देखें, 2019 के बाद का अगर हम देखें, जो सार्क है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से असफल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का पाकिस्तान का भारत पे अटैक करना, फिर उसके बाद भारत में कई जगहों पर पाकिस्तान का डायरेक्ट अटैक होना, फिर हमारे बहुत सारे फौजियों को उन्होंने शहीद किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो मीटिंग होने वाली थी सार्क की, उसमें जो है भारत ने बाइकआउट किया, पाकिस्तान ने बॉयकॉट, इससे धीरे धीरे सब बॉयकॉट करते रहे। तो भारत जो है, भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में आजकल जो चल रहा है, देखो पाकिस्तान तो एक अलग ही डायमेंशन से चल रहा है, साथ में अगर हम देखें श्रीलंका देखें, मालदीव देखें, तो कहीं ना कहीं सार्क अभी के टाइम में
फेल हो रहा है, लेकिन शार्क ऐसा टाइम भी था जब बहुत ठीक भी चल रहा था। तो आपको इसमें सीधे बताना कि क्या आप सोचते हैं कि शार्क, तो इसमें आपको शार्क के बारे में बताना है, शार्क क्या है, कितने मेंबर्स हैं, इनके बीच में क्या क्षेत्रीय सहयोग है, किस किस चीज को लेकर सहयोग है, और शांति के लिए बनाया गया था, ये सहयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी फेल क्यों हो रहा है उसके रीजन बताने, जो कि आपको आंसर बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इवेलुएट इंडियाज रोल एंड एज एन इमर्जिंग पावर्स इन द एग्जिस्टिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि वर्तमान में जो बहुध्रुवीय विश्व में, बहुध्रुवीय देखो पहले जो था, अगर हम 1945 के बाद देखें तो पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवीय हो गई थी। एक ध्रुव में रशिया, एक यानी कि यूएसएसआर, और दूसरे ध्रुव में जो है आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो दो ध्रुव चल रहे थे, लेकिन 1991 के बाद जो है, 1991 में सीधा जो है जो यूएसएसआर था वो समाप्त होता है, खत्म होता है, विखंडन हो जाता है, और पूरी दुनिया में एक ध्रुव रह जाता है, एकमात्र सर्वशक्ति रह जाती है, मतलब शक्ति रह जाती है, वो है यूएसए। और उसके बाद धीरे 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 जैसे बढ़ा, तो उसके बाद से देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया जो है ना एक ध्रुवीय है, ना दो ध्रुवीय है, बल्कि बहुध्रुवीय बन जाते हैं, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है। तो आज के टाइम में कोई एक ध्रुव नहीं है, बल्कि शक्तियों का खंडन, शक्तियों का जो भंडार है, बहुत सारे देश है, और कम से कम 10 ऐसे देश हैं, 8-10 ऐसे देश हैं जो आज के टाइम में विश्व में शक्तिशाली रूप में देखे जा सकते हैं। तो बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति का वर्णन करना है, भारत किस तरीके से उभरती शक्ति के रूप में है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ग्रोइंग रोल ऑफ इंडिया एज अ वेरियस मल्टीलेटरल फॉर्म ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी कि समसामयिक काल, यानी कि जो अभी का टाइम चल रहा है, इस काल में बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें आपको सीधा इंडिया रिलेशन जो ट्रेड है बताना है कि क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है, जो विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते महत्वपूर्ण प्रभाव की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, वो है आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान एज अ मेजर चैलेंजेस टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन डिस्कस। तो आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कई मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सीमा विवाद, और वो भी सीमा विवाद किस चीज को लेकर, आतंकवाद का। क्रॉस बॉर्डर यानी कि सीमा पर जो आतंकवाद है उसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में जो है सबसे बड़ा जो है जो चुनौती है वो है। उसके अलावा जल विवाद भी है, बहुत सारे विवाद है, लेकिन मुख्य तौर पर जो इस प्रश्न में पूछा गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान एज अ मेजर चैलेंजेस इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो भारत सीमा पर पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ी चुनौती है, इसके बताना है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ द रिफ्यूजीज प्रॉब्लम इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, तो शरणार्थी समस्या भारत और बांग्लादेश संबंध का प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सेम पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश के साथ भी हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिनमें से एक शरणार्थी समस्या है, शरणार्थी प्रॉब्लम जिसको हम रिफ्यूजी प्रॉब्लम बोलते हैं, वाटर डिस्प्यूट है जिसको हम जल विवाद बोलते हैं, इसके अलावा जो है बॉर्डर इश्यूज हैं जिसको हम सीमा विवाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये चलते रहते हैं हर देश के, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप अगर इस पेपर में करके जाएंगे तो आप इजी तरीके से ये पेपर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आने के आपके चांसेस है। इसलिए मैंने सभी लॉन्ग क्वेश्चन बताए, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लिए तो आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आंसर कैसे मिलेंगे, तो जैसे कि ये चैप्टर 1 है बुक का, ये बुक आपको मिल गई होगी। अगर जिस भी बच्चे के पास ये बुक नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस बुक में आपको सभी को आंसर लेने हैं, आंसर इसी में से लेने हैं, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको दूसरी कोई बुक नहीं पढ़नी है, इस बुक में से पढ़ लेंगे इनफ है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बुक भी एक प्रकार का नोट्स है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले परिचय लिखना है आपको, परिचय आ जाएगा, परिचय लिखने के बाद आपसे इसमें सीधा भारत की विदेश नीति,
यानी कि भारतीय विदेश नीति क्या है, विदेश नीति को परिभाषित करना है, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या अध्ययन करना है और कैसे निर्माण होते हैं। तो सबसे पहले कि भारत की जो विदेश नीति के निर्माण जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक हैं। तो भारत की विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ, पूरा इसमें दिया हुआ है आपको, पॉइंट टू पॉइंट, सीधा पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। और कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से चरण हैं, विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो भारत विदेश नीति में हम मुख्य तौर पे 3 चरण को देखते हैं। पहला चरण जो है 1947 से 1962, 1962 से 1991, और आखिरी चरण जो है, तीसरा चरण जो है वो है 1991 से। ठीक है, तो तीसरा चरण इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। तो इस बुक में आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं, पर चैप्टर वाइज सारे आंसर इस बुक में मिल जाएंगे, जैसा मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन का आंसर बताया। फिर लास्ट में आप सारांश से इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आपको इस बुक से आंसर मिल जाएंगे। ये बुक नहीं है आप लोगों के पास, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों बुक का रेफरेंस, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, दोनों बुक में ये रेफरेंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपनी जो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।